दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम सबसे पहले समीकरण क्या है जानेंगे। व्हाट इज इक्वेशन? समीकरण इक्वेशन शब्द भी बड़ा अच्छा है, इसमें एक सामान्य ज्ञान छिपा हुआ है। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ध्यान से देखेंगे 5 स्वर इसमें है, बड़ा अच्छा शब्द ही है, हम जान सकते हैं। ए ई आई ओ यू, ठीक ठाक। चलिए समीकरण होता क्या है, इसका पहचान क्या है? समीकरण का पहचान होता है बीच में बराबर जरूर लगा होता है, निश्चित है। बाएं तरफ कुछ लिखा रहेगा, दाएं तरफ कुछ लिखा रहेगा, निश्चित है। बाएं तरफ जो लिखा रहेगा इसे बायां पक्ष कहा जाता है, बायां पक्ष। जो दाएं तरफ लिखा रहेगा दायां पक्ष। इंग्लिश में से बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। पक्का पहचान निश्चित है, यहाँ बराबर लगा रहेगा। एक बार और आपको मिलेगा, बराबर तो लिखा मिलेगा लेकिन वो समीकरण नहीं होगा। आगे क्लास में पढ़ाएंगे, सर्वसम का होता है उसमें बराबर लगा रहता है, फिर आपको बताएंगे सर्वसम का और समीकरण में अंतर क्या होता है। आज हम समीकरण के बारे में ठीक से समझेंगे। इधर कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, सब लिखा रहे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लेते हैं x + 5 बराबर 9, मान लिया ऐसे लिखा है। निश्चित है इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, इक्वल है, तो निश्चित है समीकरण है। बायां पक्ष क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। कोई पूछता है लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो निश्चित है x + 5, क्योंकि बराबर के बाएं तरफ है, बायां पक्ष हुआ। और राइट हैंड साइड ब्रैकेट के दाएं तरफ है, अब बराबर के दाएं तरफ है 9, इसलिए दाएं पक्ष 9। ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि जो x और y ऐसा मिला, अंक भी मिलता है, अक्षर भी मिलता है। गणित के भाषा में या गणित में राशियां 2 प्रकार की होती है। ये केवल गणित के लिए समझिएगा, और साइंस में आएंगे उसमें राशियां आपने देखा होगा 7 होती हैं। क्वांटिटी इसमें होता है पहला चर राशि, इसे कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। और यह अचर राशि। इनवेरिएबल क्वांटिटी। आखिर होता क्या है? नाम ही चर राशि है, चर से एज्यूम कर लेते हैं जानने के। चर शब्द है, एक शब्द चलना है, मतलब हमेशा चलता रहता है, बदलता रहता है। और ये नाम अचर राशि है। अचर मतलब ना चलने वाला, एज्यूम करते हैं, परिभाषा समझने वाला एज्यूम करते हैं, ना चलने वाला। अब राशियों में क्या होता है? मान लीजिए आपने देखा होगा बीजगणित में x y एंड सो ऑन ऐसे होते हैं। ये भी एक राशि है। जैसे हमने कहा हमारे जेब में 50 रुपए है, ये निश्चित नहीं कि 50 रुपए है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मतलब इसका मान वेरिएबल है, चेंजेबल है, बदल सकता है। तो जितने बीजीय पद होते हैं वो आपके चर राशि होते हैं। और अचर क्या होता है? इसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे 1 2 3
जीरो भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये अंकों में होगा, टोटल ये अंकों में होगा और ये होगा अक्षर में, भाषा के अक्षर में होगा। ये होगा आपके चर राशि अचर राशि हुई। हम जब समीकरण पढ़ेंगे इसमें चर राशि अचर राशि दोनों का सम्मिश्रण होगा। इसके बाद हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने समीकरण देखा x + 5 = 9, ये हल कैसे होगा ये जानना है। यदि हम पक्षांतर का नियम जानते हैं तो निश्चित है सारे सवाल हल हो जाएंगे। पक्षांतर में होता क्या है, पक्षांतर मुझे सबसे पहले समझना है। ये बराबर होता है, यदि बराबर के बाएं तरफ कोई भी अक्षर है उसके आगे प्लस लगा है और बराबर से उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाता है। और ये बराबर के दाहिने साइड में माइनस लगा है, यदि मुझे बाएं लेकर आना है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई बाएं तरफ माइनस लगा है, उस अंक को यदि हम उधर ले जाते हैं दाहिने साइड में तो ये हो जाएगा, माइनस लगा है तो इधर हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस दाहिने तरफ लगा है, बाएं आएगा तो हो जाएगा माइनस। चिन्ह बना लेते हैं, कोई भी चिन्ह बना लेते हैं, कोई भी चिन्ह बना लेते हैं, कोई अंक है मान लेते हैं। ठीक इसी पर अब हम समझ गए, यदि मुझे किसी सवाल को हल करना है तो केवल चर राशि का मान निकालना है, x का मान निकालना है। करना क्या होगा, अंकों को इकट्ठा कर लेते हैं और अक्षर को इकट्ठा करते हैं। तो पास यहाँ एक ही अक्षर है x है, तो मुझे अंक को इकट्ठा करना है। यहाँ ध्यान देना है बस, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, इस 5 को उस साइड में ले जाएंगे। अभी आपने देखिए x के सामने x लिखेंगे, बराबर सामने बराबर लिखेंगे, 5 को दाहिने साइड तरफ ले जाएंगे। 5 से पहले कौन सा चिन्ह लगा है, ये प्लस लगा है, साफ साफ दिखाई दे रहा। अभी हमने बताया बराबर के उधर ले जाना है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये है 9, इसको ले जाओगे प्लस से तो हो जाएगा -5। निश्चित है, इतना सिंपल सी बात है, सभी लोग जान जाएंगे। 9 में से 5 जाएगा, बाकी बचेगा 4। ये यक्ष का मान हो जाए। यक्ष का मान भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं। हल कितना हुआ, 4 हुआ। यक्ष का मान कितना है, 4 हुआ। इस तरह सवाल होंगे, कई सवाल आप लगा सकते हैं। यक्ष के स्थान पर y भी होगा, y - 2 = 6 मान लीजिए लिखा है। अब इसे कैसे लगाएंगे, दूसरा सवाल है, फिर दूसरा सवाल है, फिर वही चीज करना क्या है, y के सामने y के नीचे y लिखेंगे, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, 6 के नीचे 6। अंक को इकट्ठा करना है, करेंगे क्या, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अक्षर एक तरफ करना है, अंक एक तरफ करना है। इस 2 को उधर ले जाते हैं, होगा क्या, देखना 2 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, लगा है 2 के आगे माइनस लगा है। अभी हमने बताया बराबर से माइनस है तो उधर ले जाएंगे, निश्चित है प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 6 2 8। ये आपका हल हुआ 100। इस तरह से सवाल को हल करते हैं समीकरण को, चाहे जैसा हो। ये हुआ एक पद वाला चर राशि का समीकरण। आगे आएंगे समीकरण के प्रकार भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से चर राशियां इसमें देखेंगे। चर राशि का मतलब अक्षर समझ ही गए, कितने अक्षर है इसमें, एक। तो ये जो समीकरण हुआ एक चर राशि वाला समीकरण, इसमें एक ही अक्षर है, कुछ भी लिख दो, 12 लिख दो। इस पूरे समीकरण में देखेंगे तो चर राशि की संख्या कितनी है, एक। तो एक चर राशि वाला समीकरण हुआ, एक चर राशि वाला समीकरण। एक चर, ठीक इसी प्रकार से कई सवाल हो सकते हैं। z +
7 बराबर 15 ऐसे हो सकते हैं। b प्लस 4 बराबर 9, c माइनस 2 बराबर 5। या मान लेंगे चर राशियां हैं, एक ही चर राशि है, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। x y z मान निकालना रहता है, कभी कभी इसको अंकों के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जान लीजिए ये भी इसका मान निकालना होगा, ये भी चर राशि के अंतर्गत होगा। अब ये हुआ एक चर राशि वाला समीकरण। क्या ऐसा भी होता है? ये तो समीकरण समझ गए होंगे कि कोई ऐसा है राशि जिसमें 5 जोड़ते हैं 9 आता है, कोई है मान लेते हैं, इसमें एक ही चर राशि है, इसमें एक ही चर राशि है। अब मुझे देखना है क्या दो भी चर राशियां हो सकती हैं? हाँ होती है। जब हमारे समीकरण में दो चर राशियों का x प्लस वाई हो गया, कुछ भी हो 9, ये दो चर राशि है तो इसे कहा जाएगा दो चर राशि वाला समीकरण। दो चर राशि वाला समीकरण, ये दो चर होंगे, ऐसे तीन चर होंगे, तीन चर। बहुत पहले हम लोग तीन चर राशि वाले समीकरण लगाते थे, लेकिन अब सिलेबस में आपके नहीं है, इसलिए हम दो चर वाले राशि को ही लिखेंगे। ये हुआ जब ये अकेले अकेले होंगे तब, जैसे x के आगे कुछ नहीं है, y के आगे कुछ नहीं है, इस तरह सवाल आप लगा पाएंगे। अब इसके बाद में एक और होता है, जब मान लीजिए दो अंकों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में गुणा हो, जैसे 2x है बराबर 10। अब क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे, यदि बराबर लगा ही है, कोई अक्षर है, इसका संबंध किसी के साथ गुणा का है, इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, बटा हो जाएगा, और ये बटा है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी अक्षर का संबंध यदि भाग से है, बटा से है, तो इधर जाएगा गुणा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गुणा है भाग बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, वही सवाल दूसरा है, ठीक ढंग से। एक बीच में प्लस माइनस नहीं लगा है, यदि प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम गुणा मान लेते हैं। अभी हमने बताया दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? गुणा का होगा। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का संबंध मानते हैं। यदि गुणा होगा, इस अंक को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? अभी बताएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा। अब यक्ष को यहीं रहने दो, दो को उधर ले जाओ तो यहाँ 10 है, भाग होगा मतलब बटा, 2 कर देंगे, 2 पंचे 10, यक्ष का मान क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई सवाल है, y/3 बराबर 4 है, ध्यान से देखेंगे y और 3 के बीच में संबंध है बटे का, भाग का। ठीक है, सूत्र लागू होगा, यदि बटे में है उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये बात याद रखना होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 कितना आएगा? 12 आएगा, ये उत्तर होगा। इस तरह से कोई सवाल आएगा, ये लगेगा, इस प्रकार से उत्तर। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। अगर आपने देखा एक चर राशि वाला समीकरण पहचानना, दो चर राशि वाला समीकरण पहचानना, तीन चर होंगे उसे भी पहचानेंगे। लेकिन अब जानेंगे एक तरफ से और क्वेश्चन आता है, एक समीकरण आएगा जिसमें चर पर घात होगा, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होता क्या है? जब कोई भी राशि हो x प्लस वाई बराबर 10, ध्यान से देखेंगे x पर कितना घात है? 1 घात है, y पर कितना घात है? 1 घात है। ये अलग अलग है, एक एक घात होंगे, ये भी समीकरण है, ये समीकरण आपको मिलेंगे।
एक समीकरण ऐसे भी मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे भी कुछ मिलेंगे बराबर जीरो मिलते जाएंगे। आई मिलेगा एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अंतर क्या है? तीनों समीकरण आपने देखा, इसमें अंतर कुछ ना कुछ होगा। इस पर घात एक है, इस पर मान लीजिए कुछ लिखा नहीं है, आप लोग देखेंगे इस पर कोई घात लिखा नहीं रहता, हम मान लेते हैं इस पर घात एक है, मान लेते नहीं, फिक्स है। यदि घात कोई नहीं तो एक घात होता है, इसे नहीं बोलेंगे। इस पर क्या देखेंगे, इस पर घात दो है, सबसे बड़ी घात क्या है, दो है। इस पर देखेंगे सबसे बड़ी घात तीन है, इसलिए ये एक ही समीकरण नहीं होगा, इसका वर्गीकरण हो गया। जब किसी समीकरण में चर राशि पर बड़ी से बड़ी घात अधिक से अधिक घात एक हो तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। कब? जब घात एक हो, घात एक हो, इसका नाम होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण याद रखिए, कभी भी कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे रैखिक समीकरण में, थोड़ा बात कर लें। जैसे यहां मान लीजिए लिखा है x और y प्लस 5, कुछ लिखा है बराबर 9। आप लोग कहेंगे x पर भी घात एक है, y पर भी घात एक है, देखने तो आपको लगेगा कि भाई घात इस पर एक है, घात इस पर एक है, तो चल रैखिक समीकरण ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं। जब इसके बीच में प्लस माइनस लगा होगा तब तो घात एक माना जाएगा, लेकिन यदि गुणा होगा तो घात भी जुड़ जाएंगे, घात भी गुणा के रूप में हो जाएगा। इसलिए यदि गुणा होगा तो भी ध्यान दीजिएगा, जब चर राशियों का आपस में गुणा होगा तो इसकी घात कितनी होगी, तो आपको ये घातों को जोड़ देना होगा। इसका घात होगा 2, घात बराबर 2 होगा। इसके मतलब ये कौन सा समीकरण हुआ, द्विघातीय समीकरण हुआ। चाहे अकेले किसी पर घात 2 हो और चाहे चर राशियों को जोड़ करके घात 2 हो, तो इसका नाम होगा द्विघात समीकरण। इसका नाम हुआ द्विघात समीकरण। यदि अब आपको दे दिया जाए कि भाई आप पहचानिए कौन सा एक रैखिक समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, आराम से पहचान लेंगे। अब यहाँ आते हैं त्रिघात समीकरण, ये आप आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहचान सकते हैं, आ जाता है कि पहचानिए रैखिक है कि द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण आपको हाई स्कूल में मिलेगा, ये 9 का भी चल रहे हैं हम लोग। अब आगे आते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप का, आपके होमवर्क समझ लीजिए, अपने आप समझिएगा क्या क्या होगा। चलो हम लोग प्रश्न देखते हैं और लगाते हैं। जैसे 2x प्लस 5 बराबर 19। अब उसको लगाना नहीं, पहचानना है कि कौन सा समीकरण हुआ। पहली बात प्रश्न पर ध्यान देना है, क्या कहता है। एक चर वाला पूछता है तो ध्यान से देखोगे, एक चर एक चर वाला क्या नाम होगा, एक चर वाला। अब पूछता है घात के आधार पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे चर राशि पर कौन सी घात है, दिखाई नहीं देता कोई घात। हमने बताया कोई घात ना हो उस पर एक मानते हैं। जब घात एक मानते हैं तो इसका नाम क्या देते हैं, हमने सबसे पहले लिखा दिया है, यदि चर राशि पर घात एक है तो नाम उसका होगा रैखिक समीकरण। इसका नाम क्या होगा, एक चर राशि वाला, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण। एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण निश्चित पहचान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से और सवाल आ जाए 3x प्लस 2y बराबर 9, फिर आ जाता है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ये कैसा समीकरण होगा, देखने थोड़ा अजीब लग रहा है। पहला चीज जान लीजिए, ये कौन सा समीकरण होगा, एक चर राशि वाला होगा कि दो चर राशि वाला होगा। ध्यान से देखेंगे, एक x यहाँ है, y यहाँ है,
चर राशियां हो गई दो। जब चर राशियां दो हो गई, इसका नाम होगा दो चर राशि वाला। दो चर राशि वाला। अब ये कौन सा समीकरण हुआ? घात इस पर देखना कितना है, ध्यान से देखें तो इस पर कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई घात नहीं लगा होता है, हम लोग पहले जान चुके हैं, जब कोई घात नहीं होता उस पर घात एक माना जाता है, और जब घात एक माना जाता है तो उसका नाम होता है रैखिक समीकरण। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके अभ्यास में इस तरह से कई क्वेश्चन आएंगे कि आप चर राशि पहचानोगे कौन सा समीकरण एक चर राशि वाला है कि दो चर राशि वाला, रैखिक है कि द्विघातीय है। अब हम लोग जानेंगे जो समीकरण होते हैं, कुछ शब्द होते हैं कम समझ में आता है। जैसे ले लिया गया कोई समीकरण लिखा हुआ है 5x + 3y = 10, ऐसा लिखा हुआ है। किसी ने पूछ लिया कि भाई x का गुणांक क्या है, गुणांक क्या होता है थोड़ा जान ले। तो करते क्या है, गुणांक कैसे जानेंगे? जिस राशि का गुणांक पूछा जाता है उसके पहले जो आंकिक मान होता है ये इसका गुणांक होगा। x का गुणांक क्या होगा? 5 होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी ने पूछ लिया y का गुणांक क्या होगा, तो ये होगा y का गुणांक, स्पष्ट आप जान जाएंगे, आगे लिखा है 3। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। निश्चित है इसका नाम होना चाहिए। वैसे ही इसका नाम अचर राशि कहते हैं, इसका अलग से नाम कह देते हैं, इसके ये अचर राशि है। अचर राशि कितना है? 10। इस तरह से आप आराम से जान सकते हैं। कभी कभी इस तरह से सवाल आता है 2x² + 3x + 9, इसमें भी थोड़ा हम जान लें। किसी ने पूछ लिया x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा। अभी आप जाने हैं कि भाई जिसका गुणांक पूछा जाए उसके आगे जो अंक लिखा हो वो उसका गुणांक हो जाएगा। 2 पूछ लिया जाए x का गुणांक क्या होगा, 3। यहाँ x² है, यहाँ x ध्यान रखिएगा, फिर अचर पद तो ये होगा नहीं, 9। कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेंगे, चक्कर में बच्चे पड़ जाते हैं। कहीं लिखा है x + 7y = 0। अब प्रॉब्लम आ गया। किसी ने पूछ लिया भाई x का गुणांक क्या होगा, आप कहेंगे सर ने बताया था x के आगे कोई अंक लिखा होगा, यहाँ कोई अंक है ही नहीं भाई, तो लाजमी है कि लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे। निश्चित है किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए x के आगे हम लोग अपने आप मान लेते हैं कि 1 लिखा है। 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा। ये अंडरस्टूड होता है, इतना ध्यान रखना होगा बस। अब यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा कि x का गुणांक क्या होगा, निश्चित है 1। क्या होगा, 1 होगा। फिर y का क्या होगा, स्पष्ट हो गया, y के आगे क्या लिखा है 7, तो हो जाएगा 7। अचर पद, अचर राशि के स्थान पर क्या है लिख देंगे 0। इस तरह से होंगे, आप बड़े आराम जान जाएंगे गुणांक कैसे कितना होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है, कभी कभी इसे दिया रहेगा x⁴ और x² + x = 1। ये कोई पद है, व्यंजक है, लोग पूछ लेते हैं कि इसका घात क्या होता है। कहीं कहीं पूछ लेते हैं घात, जाने रहिएगा घात। तो इसमें देखिएगा जो सबसे बड़ा x
जो चर राशि है इस पर जो घात सबसे बड़ा घात होगा ये पूरे आपके व्यंजक का घात होगा। देखेंगे यहाँ से इस पर ये शून्य है, एक है, दो है, पांच, इस पर पांच, तो इसका घात होगा 5। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखा हुआ है, कोई भी चीज लिखा हुआ है, तो यही देखेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है समीकरण का। इस पर देखेंगे जो सबसे बड़ा घात होगा, चाहे जहां लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हो, कोई जो नहीं कि यहाँ हो, कहीं भी लिखा हो, जो सबसे बड़ा घात हो वही होगा। 5 के स्थान पर दूसरा कुछ कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका घात हो जाएगा 2। निश्चित है इसमें जो देखेंगे सबसे बड़ा जो घात होगा ये हो जाएगा। निश्चित है कि आप समझ गए होंगे कि व्यंजक का घात क्या होगा, स्पष्ट हुआ। अब थोड़ा सा हम लिखेंगे, ये थोड़ा इधर से उधर लिखा रहेगा, मन में शंका आती है कि भाई मान लो सवाल ऐसे हो, क्या सही है क्या गलत है। जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस 1, ठीक इसी प्रकार से लिखा 1 प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस कुछ मान लीजिए एक्स पावर 4, इस तरह से कोई व्यंजक है। अब ये लिखने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है, सिस्टम होता है लिखने के लिए, दो ही तरीके होते हैं। किसी भी व्यंजक को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक लिखा जाता है आरोही क्रम और आरोही क्रम, आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। इस व्यंजक को हम लोग जानते चलते हैं। आरोही क्रम, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, कम से ज्यादा की तरफ होना, आगे बढ़ना। तो सबसे पहले इसमें जो मान लीजिए इसका लिखना है आरोही क्रम, तो इसका आरोही क्रम लिखेंगे, सबसे कम क्या होगा 1 होगा। आप लोग सोचेंगे इसका घात 1 कैसे है। निश्चित है, जान लीजिए किसी भी राशि पर यदि हम घात 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यह मान लेते हैं x है और इस पर घात 0 लगा, फिर चढ़ना है मतलब इससे आगे बढ़ना है। इसके बाद कौन सा सबसे घात ज्यादा, 0 के बाद में क्या घात है, ये होगा। अब घात हुआ एक्स स्क्वायर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन सा घात है, एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 3 लिख देंगे। इससे भी बड़ा कौन सा होगा, एक्स पर पावर 5 है, एक्स पर पावर 5 लिख देंगे। ये आपका आरोही क्रम हुआ। उसके बाद में या तो इस तरह से लिखेंगे, सिस्टम में ज्यादा अच्छा रहेगा, और या तो अवरोही में लिखेंगे, उससे भी दो ही क्रम लिखने का तरीका अच्छा होता है। वैसे आप लिख सकते हैं चाहे जैसे, कोई फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। या तो आरोही में लिखा जाए या अवरोही में लिखा जाए, ज्यादा अच्छा होगा। अब अवरोही, अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना, ज्यादा से कम की तरफ। फिर इसमें ध्यान देते हैं कि कैसे लिखेंगे हम इस वाले को। तो अवरोह का मतलब ऊपर से नीचे आना, ज्यादा से कम की तरफ चलना, इस पर हम जिक्र करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात क्या है 5, एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5 है। इसके बाद एक्स पर पावर 4 है, इसके बाद एक्स पर पावर 2 है, 2 हो गया। अब क्या बचा प्लस 1, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। ठीक, अब इस पर चलते हैं, इसका लिखते हैं, इसका लिखेंगे यहाँ, क्या होगा अवरोही क्रम, उतरना, सबसे बड़ा घात क्या होगा 5। इसी चीज को उल्टा कर देते हैं, अवरोही क्रम हो जाएगा एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 3 धनी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसका अब इसी सवाल का इसका हम आरोही क्रम देखते हैं। यहाँ देखेंगे आरोही, आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा घात क्या होगा 1। फिर इससे बड़ा क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे
बड़ा क्या होगा एक्स पर पावर 4, फिर इसके बाद क्या होगा एक्स पर पावर 5। इस तरह से ये आरोही क्रम हुआ दोनों का, और ये अवरोही क्रम हुआ। इस तरह से हम व्यंजकों को आरोही और अवरोही क्रम में जान लेते हैं। जानकारी के लिए हमने लिख दिया, जबकि ये पिछले चैप्टर में होगा जब आप बहुपद पढ़ेंगे तब। इस प्रकार से अब हम आगे सवाल लगाएंगे कैसे।